जी नमस्कार। मैं मनोज मोदिया एक बार फिर से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हम अपने पैनल में आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ सारे विषयों पर कुछ जानने और मनोज जी की समझने आवाज की नहीं आ कोशिश रही है। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। उनका आपसे पाऊंगा। मनोज जी की आवाज नहीं आ रही है। आज हमारे बीच में पहली मेहमान है अलका सिंह जी। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, अब आ रही हेलो, है। नमस्कार। अब आ नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? जी अब आ रही है, बताएं। हाँ, जी नमस्कार। जी, आज के हमारे इस मैं कार्यक्रम मीटिंग में हूँ, बाद में बात में करता हूँ। इनका हमने परिचय कराया। अलका सिंह जी वो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी नमस्कार नमस्कार। और हमारे आवाज नहीं आ रही है मनोज जी आपकी। आज के इस पैनल मनोज जी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी जहाँ हैं आप, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ, ये बीच में आवाज की दिक्कत हो जाती है। अभी आवाज ठीक है? अब आवाज आ रही है, मगर बीच हाँ बीच अभी में तो आवाज जो है वो, हाँ, उसमें दिक्कत हो जाती है। जी मनोज जी की आवाज बिल्कुल नहीं आती है। अभी आवाज ठीक है? हाँ, आप कट ठीक है, कट की बताइए। आवाज आ आ रही ही है। नहीं रही। मनोज जी आप कुछ बोलिए तब आवाज आएगी आपकी। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आपकी आ रही आवाज है, कट कट बोलिए। कर। आप बोल रही आ रही है और जावान जी बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अभी कट वो कट की बीच आवाज आ बीच रही में है आवाज आपकी। रुक जाती है। बीच में आवाज जी रुक जी जाती जी है आपकी। थोड़ा नेटवर्क का जी हो जी। सकता है, प्रॉब्लम होगा। जी, बताएं। तो आज हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे, अभी बिहार में चुनाव का माहौल है और इस माहौल में यह चीज उभर के आता है। जितने सारे राजनीतिक दल हैं वहां जो बरसों से लगे हुए कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर भी एक इच्छा होती है कि हम भी चुनाव के मैदान में जाएं, चुनाव लड़ें, जनप्रतिनिधि बने और जिस चीज के लिए वो संघर्ष करते
कार्यकर्ता आवाज को नहीं आ रही है सर। तराशा जाता है, कार्यकर्ता को तराशा जाता नेटवर्क चला गया मनोज जी का एकदम। उमेश जी से मेरा सवाल था, उमेश जी तक मेरा सवाल पहुंचा? मुझे लगता है आपकी बात किसी तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप बार बार स्क्रीन से गायब भी हो रहे हैं बीच बीच में। आपका ऐसी जगह पर थोड़ा बैठिए या कुछ करिए जो नेटवर्क के रेंज में रहे। आवाज ही नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए अब आप। अब अपना स्पीकर अनम्यूट कीजिए मनोज जी। मनोज जी आपका स्पीकर ऑफ है। अगर मनोज जी फोन से जुड़े होंगे तो उनके फोन पर फोन करना भी और ज्यादा डिस्टर्ब ही करेगा, किसी व्यक्ति के फोन से अगर जुड़ा है तो। जी जी जी। देखने जा रहे हैं। हाँ आया। अब आवाज आती है? हाँ अब आवाज आ रही है। प्रश्न कीजिए। हाँ 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 उमेश जी से आप पूछ रहे थे कुछ। जी, एक आप सबों से क्षमा प्रार्थना के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच हूं, और मेरा पहला सवाल उमेश चतुर्वेदी जी से था
कि ऐसा सुनने में आता है कि राजनीतिक दल कार्यकर्ता को तलाशती है, फिर तराशती है और उसको अपने नीति और फिर गया वो। वो जो पूछना चाहते हैं वो यही पूछना चाहते हैं कि पहले वो उसको, उमेश जी आपसे ही पहले पूछ लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि पहले तो वो उसको तलाशती है, उसके बाद उसको तराशती है, लेकिन जब वो तराश करके बिल्कुल जब वो कार्यकर्ता, प्रखर कार्यकर्ता बन जाता है, हाँ जी पूछ, जब वो बन जाता है तो फिर वो कार्यकर्ता जो है वो कहाँ खो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो इतनी देर तक ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, और खैर इस जो वर्चुअल माध्यम है इसमें तो ये दिक्कत होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक चीज तो है कि कार्यकर्ता को पहले तलाशा जाता है, फिर तराशा जाता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा असहमति जताता हूँ। अब कार्यकर्ता को तराशा जाना थोड़ा कम हो गया है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब राजनीति भी तुरंता का खेल हो गई है और फायदे का खेल हो गई है। हालांकि ये पहले से भी रही है। 1937 का जो पहला चुनाव हुआ था ब्रिटिश भारत में, जिसमें राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव हुआ था, असेंबली कहा जाता था, तो उन दिनों भी ऐसा था। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, पूरे देश में कार्यकर्ता थे, लेकिन उन दिनों भी चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं लोगों का चयन किया गया जो जिस खास इलाके में अपना प्रभाव रखते थे, जमींदार थे, ताकतवर थे, पैसे वाले थे, विदेश से पढ़ के आए थे। एक बड़ी योग्यता है इस देश में। आप जमीन पर कार्य करते रहिए, आप बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हों, बहुत ही अनुशासन प्रिय हों, बहुत ही निष्ठावान हों, लेकिन एक ये भारतीय राजनीति की शुरू से रही है, एक दिक्कत रही है क्या कि वो दरी जाजिम में बिछाने में कार्यकर्ता की जिंदगी गुजर जाती है, और बीच में कोई पैराटूपर आता है और उसको अचानक से, क्योंकि उसमें जीत की जो संभावना होती है, चाहे उसके पैसे के बल से, चाहे उसके विदेशी पढ़ाई के दम से, चाहे उसकी जाति और उसके धर्म के हिसाब से, तो बड़ी से बड़ी पार्टियां और जिसको कहते हैं कि नैतिकता का दावा करने वाली भी पार्टियां तुरंत उस विचलित होने में देर नहीं लगाती। तो इसलिए यह निराशा स्वाभाविक है आज के दौर में। पहले क्या होता था कि खासतौर पर आप देखेंगे छात्र राजनीति की बड़ी आलोचना की जाती है कि छात्र राजनीति जो होती है वो अराजकता की राजनीति होती है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि छात्र राजनीति के जरिए लोग उभरते थे, अपनी खास विचारधारा के लिए काम करते थे, और कुछ करने के बाद वो फिर उनको सेलेक्ट किया जाता था, उनकी प्रतिभा को राजनीतिक दल पहचानते थे। लेकिन आप देखिए कई विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति या तो खत्म हो चुकी है या अराजकता की भेंट चढ़ गई है। और इसीलिए चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे पिछली सदी में 70 के दशक में उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने तो साफ कहा था, वीरेंद्र जालान जी को ज्यादा याद होगा, हम लोगों से बड़े हैं और इनको याद होगा, उन्होंने कहा था कि छात्र संघ जो है वो गुंडों के अड्डे हैं, इसलिए वो जितने दिन तक मुख्यमंत्री रहे उन्होंने छात्र संघ चुनाव होने ही नहीं दिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, आज जो भारत की संसद है उसमें 5-6 सांसद, मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, सब वो विश्वविद्यालय से आए, वहाँ छात्र राजनीति से उभरे। हम यहाँ मैं विचारधारा की बात नहीं करता हूँ, तमाम विचारधाराओं के लोग रहे, समाजवादी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, और आयशा से भी सज्जन एक निकले। लेकिन अब वहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा है, पिछले करीब 12-15 वर्षों से छात्र संघ ही नहीं है। तो दोनों ही तरह की समस्याएं हैं। एक तो कि कार्यकर्ताओं की अब तलाश नहीं होती है, क्योंकि राजनीति आज फायदे का धंधा हो गया है, और फायदे के धंधे में विचारधारा से सहमत लोग जो हैं वो तो जाते ही हैं, लेकिन वो कोई अपेक्षा लेकर के नहीं जाते हैं, वो उस विचारधारा का समर्थन करना होता है इसलिए जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता की अब तलाश नहीं होती है। कार्यकर्ता बहुत कुछ निर्भर करता है उस इलाके की राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनीतिक, और उसके बाद मैं उस पर आऊंगा थोड़ा सा। मैं कुछ चीजें मेरे को हल्का आप लोगों ने जब जी
थोड़ा लेकिन सा अब थोड़ा यहाँ राजनीति जो रोकना है चाहूंगा। उमेश चतुर्वेदी जी उनको इसी अपनी को बात आगे बढ़ा के इस सब एक इनको अपनी मिनट बात पूरी कर लेनी इस दीजिए। सवाल को जी बोलिए पूरा, हाँ, थोड़ा एक बोलिए ना भूमिका हो जाती है। मैं ये आप बताइए। कहूंगा कि ये जो है ये कार्यकर्ता निर्माण जो है अब वो ठप पड़ गया है, और कुछ एक दलों में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत है, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही कोई पैराशूट से उतरा हुआ कैंडिडेट आता है तो दूसरा जो तराशा हुआ और तलाशा हुआ जिसको आप कह रहे हैं जो कार्यकर्ता होता है वो निराश होता है। एक चीज और भी है, भारतीय राजनीति इस समझ को नहीं विकसित कर पाई है और इस विचारधारा को भी विकसित नहीं कर पाई है कि जो प्रतिभा होती है ना वो परिक्रमा नहीं करती है। प्रतिभा अपने काम के दम पर अपने को आंका जाना पसंद करती है, और ये हर दल के लिए लागू है। और हर दल के साथ ये दिक्कत है कि वो प्रतिभाओं को किनारे रख करके आजकल परिक्रमा करने वाले लोगों की ज्यादा उनको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि कार्यकर्ता क्यों निराश होता है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब परिक्रमा करने वालों को ही परिश्रमी, अध्यवसायी, ज्ञानी, निष्ठावान लोगों पर तरजीह दी जाएगी तो जाहिर है कि ऐसे में राजनीतिक हो या चाहे सामाजिक हो, मतलब किसी भी संगठन की बात करता हूं, उसमें कार्यकर्ता आगे आने से बचेगा। जी अब आप कुछ कहिए, फिर मैं बाद में बोलूंगा। आप कुछ बोल रहे थे मनोज जी। इसी चर्चा को मैं इसी सवाल को मैं आगे अलका सिंह जी के तरफ ले जाना चाहूंगा और उनका मंतव्य जानना चाहूंगा कि जैसा आपने स्पष्ट कहा कि कार्यकर्ता को न तलाशा जा रहा है न तराशा जा रहा है, और तराशने का एक और अर्थ भी होता है जो निगेटिव सेंस में है, काटना, उसको छोटा करना। तो आपका क्या मंतव्य है? और अगर यही प्रवृत्ति ज्यादा आगे आती रही, हावी होती रही, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं का अभाव हो जाएगा। उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो कार्यकर्ता निर्माण का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है। जी अलका सिंह जी। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने सही बात कही, लेकिन कहते हैं ना कि हर नेगेटिविटी में, मतलब नकारात्मकता में सकारात्मक चीजें भी होती हैं, और ये भी मान लेना कि नहीं कार्यकर्ता फिर होंगे ही नहीं और एक अकाल की स्थिति आ जाएगी, ऐसी बात भी नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित होता है, चाहे वो राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर फॉरवर्ड हो, जो भी हो, वो उसका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। और वो अगर कार्यकर्ता बनता भी है तो या तो अगर उसके परिवार से कोई व्यक्ति है तो उसको वो पार्टी बहुत पसंद आती है, या अगर वो खुद अपना निर्णय लेता है तो उसको अगर किसी चीज कोई पार्टी, जो भी पार्टी उसे पसंद आती है, उससे वो जुड़ना चाहता है। और निश्चित रूप से जैसा कि अब वो कार्यकर्ता जो है वो अपनी हद कहाँ तक, ऐसी बात भी नहीं कि हर कार्यकर्ता जो है वो पार्टी में टिकट ही लेना चाहता है। ये बात भी बिल्कुल बहुत हद तक ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी आकांक्षा होती है, अपनी में महत्वाकांक्षा होती है। कुछ लोग पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि ठीक है उनको काम करवाना है, अब वो काम चाहे सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, या जिस तरह के छोटे मोटे जहाँ पे जो जिस तरह से जिले से जुड़े या उससे पंचायत स्तर पे जुड़े, तो उनका एक अलग वो होता है कि वो अपना बस उनको ये रहता है कि ठीक है हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और बाकी तो ठीक है कुछ काम हमारा हो जाएगा, तो इसलिए वो जुड़ते हैं। कुछ लोग इसलिए भी जुड़ते हैं कि नहीं, वो पार्टी के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होते हैं, कि चाहे आज भी जब हम लोग घूमते हैं देखते हैं तो लोग कहते हैं कि टिकट चाहे किसी को भी मिलेगा लेकिन अपना वोट तो उसी पार्टी को जाएगा, चाहे वो जिसके भी हों, जिस पार्टी के वहां के जो भी लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो बाद में यही कहते हैं कि टिकट चाहे किसी को भी मिलेगा लेकिन हमें तो इसको ही वोट देना है। तो एक तो वो वाले कार्यकर्ता होते हैं जो मरते दम तक, जिनमें कोई अकाल और उसकी स्थिति की कोई बात नहीं होती है। और दूसरा ये है कि अब जैसा कि उमेश जी ने कहा कि निश्चित रूप से है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, जिस व्यक्ति का अपना विजन होगा, पार्टी लाइन एक चीज होती है कि मुझे फला पार्टी पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन आखिर में उसका अपना एक विवेक भी होता है। तो इसमें ये वाली बात है कि आप भले ही कार्यकर्ता हो
लेकिन उससे पहले आप एक इंसान भी हैं, कार्यकर्ता और ये सब चीजें तो आप बाद में बनते हैं। आपका अपना स्वविवेक किसी चीज पे क्या कहता है। तो आजकल जो हम स्थिति देखते हैं या जो पहले की स्थिति, वीरेंद्र जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, जो पहले की स्थिति और स्टूडेंट्स की जो इन्होंने छात्र राजनीति की बात की, उसमें भी ये था कि वो तो एक तरह से कार्यकर्ताओं की नर्सरी होनी चाहिए थी, जहां से चीजें बिल्कुल उनको अब तलाशने और तराशने का शायद टाइम नहीं है, क्योंकि सबको वो 2 मिनट्स वाला नूडल का ये तो जमाना है। तो इसमें तो जो जितनी जल्दी से चीजें हो जाएं, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम कहीं और बैठ जाएं, परसों कहीं और बैठ जाएं, तो वो हमारी उपलब्धि मानी जाती है। मतलब हमारे किससे संपर्क है, किससे हमारा क्या रिश्ता है, इन सब चीजों को लेकर के जब निश्चित रूप से राजनीति जब आगे बढ़ती है, तो लेकिन एक और बात मान के चलिए कि ये जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, जो आज आए और कल कहीं और चले गए, तो इनसे जो असली कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल आज भी जब इलेक्शन में टिकट बटे हैं, हर पार्टी की कथा इसी तरह से है। आप किसी से भी बात कीजिए, सबका यही होता है कि नहीं, यहाँ पे इसको मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिला, कोई और कहीं से आ गया, ये सीट किसी और को चली गई। तो ये सब लेकर के मतलब जो व्यक्ति निश्चित रूप से जो अपना काम करता है, उसको टिकट नहीं चाहिए। ऐसी बात भी नहीं कि हर कार्यकर्ता को टिकट चाहिए, उसको टिकट नहीं भी चाहिए, लेकिन उसको ये लगता है कि हाँ, पार्टी का ये निर्णय जो है, ये थोड़ा सा इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और फिर वहां से फिर वो जो एक हम विद्रोह तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अंतर कलह वाली बात हो जाती है। और लेकिन एक और बात है कि आज की राजनीति भी इस तरह की हो गई है, हम ये सिर्फ इस बात नहीं करें, आज की राजनीति भी इतने समीकरण देखने पड़ते हैं। और खास करके अगर हम बिहार चुनाव की बात करें, वैसे तो कमोबेश ये पूरे देश की स्थिति है, लेकिन खास करके बिहार चुनाव की बात करें तो इसमें कार्यकर्ता और ये सब चीज तो बाद की बात आती है। सबसे पहले जो एक जाति वाली बात आती है, वो कार्यकर्ता हो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो वहां पे जाति समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप चाहे कितने भी प्रतिभावान हो, आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन और दूसरी बात है कि थोड़ा सा धन बल और ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता मेहनती है, जो अपना सोच समझ सारी चीजें रखता है, तो उसके लिए तो जैसा कि आपने कहा, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि दुनिया ये पहले भी जब हम जैसे उमेश जी कहते हैं कि पहले चुनाव की भी बात करें या जब से भी करें, तो ये चीज है। आप आज ही देखिए कि कहीं और से कोई आया हुआ है, उसको आपने टिकट दे दिया। अब वहां का तो जो बिल्कुल कार्यकर्ता जो सोच रहा था कि नहीं इस बार तो मुझे ही टिकट मिलेगा, वो हतोत्साहित होता है। लेकिन इस बार तो और भी बिहार का चुनाव तो इस बार बड़ा ही रोमांचक हो गया है ना। इस बार तो क्या है कि बहुत सारे वहां पे रोमांच है, रहस्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें है कि वो दल बदल वाली चीज इस बार बहुत ज्यादा हुई है कि चलो इस पार्टी ने हमें नहीं दिया तो हम दूसरी पार्टी में चले गए। तो कार्यकर्ता का निश्चित रूप से एक जो कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं चाहिए, उसका मनोबल भी निश्चित रूप से कम होता है। लेकिन ये पता नहीं राजनीति एक चीज कैसी होती है कि आप वही लास्ट में जो मैंने शुरुआत जिससे की कि टिकट चाहे किसी को भी मिलेगा, लेकिन एकदम बिना किसी की फिक्र के, सोचिए अपने से मोटरसाइकिल में तेल डलवाना, गाड़ी लेना, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को इकट्ठा करना, और जिस पार्टी के प्रति हमारा मतलब जिसके प्रति हमारी निष्ठा है, एकदम तन मन धन सब कुछ लगा देना। तो कार्यकर्ता में भी जो एक जो वो कहते हैं ना जो जोश होता है, एक जो जुनून होता है, वो चीज भी ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए होता है कि आपने साइड कर दिया, उसको टिकट मिल गया, लेकिन बाद में लोग पता नहीं फिर कन्विंस हो जाते हैं कि चलो जिसको मिला ये हमारे दूल्हे राजा हैं और बारात इन्हीं की सजेगी और निश्चित रूप से जो है सो पार्टी इन्हीं के नेतृत्व में आगे चलेगी। लेकिन ये पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, ये हर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर आपके यहाँ से अच्छे लोग वो किसी दल में बदलेंगे नहीं, बहुत से लोग हैं जो नहीं दल बदलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे कि थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, वो थोड़ा सा आपसे क्यों मिलेंगे। आप ये मतलब मिलने का मतलब नहीं कि कोई टिकट लेने के लिए आपसे मिल रहा है, आपने कुछ काबिलियत होनी, आपने कुछ तो होना चाहिए ना कि आप प्रभावित कर सके। अब हमें लगता है कि अच्छा हम इनको टिकट मिला है तो ये क्या करेंगे, तो मतलब एक राजनेता अगर वो है, अगर उसको नेतृत्व मिला है तो उसमें वो क्षमता अगर होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर कार्यकर्ता ज्यादा निराश नहीं होता है कि चलो ठीक है जिसको मिला है वो योग्य व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर कार्यकर्ता उतना निराश नहीं होता है कि अगर किसी योग्य को मिले, लेकिन आप किसी को भी उठा करके अगर टिकट दे देते हैं तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी छोटी पार्टी हो, क्योंकि आपका काम जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा वो वही करेगा। सांसद को पता हो ना हो, एमएलए को पता हो ना हो, लेकिन जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं आप कहाँ से करेंगे। और जब आप इतने चाटुकारों को, इतने चमचों को और इन सब लोगों को अगर अपने आजू बाजू रखेंगे तो निश्चित रूप से जो पिक्चर आपको वो देगा
वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हर एक छोटी बड़ी बात आपको बताता है, अगर वो सही कार्यकर्ता होगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि नहीं, मेरा सही बोलना ही कहीं खतरनाक ना हो जाए, तो वो चुप हो जाएगा, वो साइड हो जाएगा। तो एक भारत ये राजनीति के लिए भी सही नहीं है। राजनीति में भी प्रतिभाएं आए कम से कम। आप मत तलाशिए, आप मत तराशिए, वो खुद अपने आप को तराश लेंगे, लेकिन वो देखते 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 वो अपने आप ही वो सीखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह से नहीं होता है तो राजनीति के लिए थोड़ा तो दुखदाई है ही। जी हाँ मनोज जी। हेलो जी बोलिए। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ हेलो। मनोज जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। जी बताइए। हाँ जी, मैं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूँ श्री वीरेंद्र जलान जी। अभी विस्तार से हमारे दो पैनलिस्ट ने इस पर बात की। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता जो आपके नारों को सुनकर, आपके नेता के भाषण को सुनकर, और एक जो उसके सामने सैद्धांतिक अधिष्ठान रखा जाता है उसको लेकर आपसे जुड़ता है, मेहनत करता है, आपके नीति को, आपके सिद्धांत को जनता के बीच ले जाता है, वहां अपने साधन से काम करता है, खुद के साधन से। ऐसा मैं राजनीतिक जीवन में रहा हूं, आज भी हूं, और मैंने देखा है कि अपने साधन से आप पार्टी के नीति के, पार्टी के सिद्धांत को, पार्टी के कार्यक्रम को ले जाता। और जब आपकी सरकार आती है तो ऐसा देखा जाता है कि जो सरकार का सेटअप है, सरकारी मिशनरी है, उसके फीडबैक के आधार पर आप काम करते हैं। उस समय भी सरकार का भी जो नीति होता है, आप कार्यकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि सरकार के कार्यक्रम को भी लोग जनता के तरफ तक ले जाए। अब उसको तो आप कोई साधन मुहैया कराते नहीं है, और आप विश्वास करते हैं, आप जो कार्यक्रम बनाते हैं वो कार्यकर्ताओं से बात करके नहीं करते हैं। उन्हीं कार्यकर्ता के बीच में हजारों कार्यकर्ता लड़ते हैं, और जब हजारों कार्यकर्ता लगते हैं तो एक विधायक चुना जाता है, एक सांसद चुना जाता है। लेकिन जब वो सांसद विधायक हो जाता है, मंत्री हो जाता है, तो वो सरकार के ऑफिसर जो होते हैं, उनका जो सेटअप है उसके फीडबैक पर काम करते हैं, और कार्यकर्ता को तो वहां तक पहुंच नहीं होती है। उनका एक पीए होता है, और आप संपर्क करना चाहें तो एक जो किला, अभेद किला बनता है उनके पास, बाहर एक संतरी खड़ा होता है, मैडम, वीवीआईपी हो जाता है, बाहर एक संतरी खड़ा होता है, और वो संतरी पूछता है कि क्या काम है। उस संतरी को आप बताइए कि आपको क्या काम है। और मेरे जैसा कार्यकर्ता जब बोलता है कि हमको तो मंत्री जी से काम है, कि काम आपको बताना पड़ेगा क्या, तो मंत्री जी नहीं है। जी जी। सरकार के पैसा पर उसको आवास मिलता है। कार्यकर्ता के लिए या जो क्षेत्र से लोग आते हैं उनके लिए चाय का, उनके पानी का, उनके रहने का, उनके खाने का, क्षेत्र में जाने का, ये तमाम भत्ता मिलता है। और उसको रोक दिया जाता है उसके गेट पर कि मंत्री जी नहीं है। ये जो एक नया सिम्टम आ रहा है कि जैसे आप जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आप सुरक्षा के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर एक अभेद किला बन जाता है। तो जो संवाद लोकतंत्र का एक मजबूत आधार होता है, वह संवाद खत्म हो जाता है, आपकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और आप जुड़े क्यों थे? आप जुड़े थे दीनदयाल एकात्म मानववाद के लिए, आप जुड़े थे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के लिए, आप जुड़े थे लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के सिद्धांत के लिए, आप जुड़े थे तिलक और गांधी और गोखले के नीति और सिद्धांत के लिए। और यहाँ आपके साथ इस तरह की बात होती है। और कितना कार्यकर्ता एक जीवन नहीं, पीढ़ी लगा हुआ है उसमें, और गर्व के साथ कहता मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूं,
मैं 3 पीढ़ी से जनसंघ हूं। तो ये जो एक चीज आ रहा है, ये कार्यकर्ता के लिए चिंता का बात हो नहीं हो, जैसा आपने कहा कि वो लग जाता है जोश में, जुनून में, ये तो एक छोटी बात है। क्या इसको एक संकट के रूप में आप नहीं देख रहे हैं? एक खास तरह के प्रजाति का आपके सत्ता पर, आपके शासन पर कब्जा हो जा रहा है। मैं वीरेंद्र जालान जी से जानना चाहता हूं कि ये जो नया सिम्टम डेवलप किया राजनीति, मैं पहले देखता था दलों के बीच में एक नेता होते थे जो सबकी बात सुनते थे और वो 24 घंटा उपलब्ध होते थे। आज तो जो इतना साधन है, आप फोन से और व्हाट्सएप से या ईमेल के जरिए भी आप अपने नेता से संवाद, इतना उनको समय का अभाव है। ये जो नया सिम्टम आया है, इसको कितना राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया या कितना खराब मानते हैं श्री वीरेंद्र जालान जी? धन्यवाद मनोज जी, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। जी सर। जिन मुद्दों पर मुझे बोलना था, आपने मुझे एक मुद्दे को कन्फाइंड करके, तो देखिए मैं बताऊं कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो ये परिकल्पना दिमाग में आई थी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी सही मामले में लोकतंत्र कायम होगा और जो मुद्दों का चुनाव है वो क्या तो जनता के द्वारा या निचले तबके के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन वस्तुस्थिति हमारे देश की बिल्कुल अलग आज़ादी के समय से ही नजर आती है कि मुद्दों का जो निर्धारण है वो ऊपरी स्तर से होता है और इसमें कार्यकर्ताओं की बहुत भूमिका रह नहीं जाती है। कार्यकर्ताओं की भूमिका सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय नजर आती है। जो राजनेता, जी सर, यही आपको रोकना चाहता। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो यहीं पर आप रुकिए थोड़ा कि जब कार्यकर्ताओं की उपयोगिता राजनीतिक दल के लिए खत्म हो जाती है, मैं वहीं ले जाना चाहता हूं जहां आप पहुंचे हैं। तो जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत राजनीतिक दल को नहीं है, उस परिस्थिति में ये आने वाला जो राजनीति है वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है आप? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अहमियत घट रही है। मैं मनोज जी आपको बता रहा हूं कि जैसे बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, एक अमिताभ बच्चन अपने बल पर फिल्म को हिट कर देते हैं। आज राजनीति जो है बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है। जो राजनीतिक बड़े जो दल हैं, जो पहले कांग्रेस थे, आज मान लीजिए भाजपा है या और भी दूसरे दल है, जो बिल्कुल एक व्यक्ति विशेष में केंद्रित दल सब है, अधिकतर दल है। जैसे कार्यकर्ता आधारित दल देश में हमारे 3 थे, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनमें कार्यकर्ता आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं बिल्कुल बताता हूं कि एक टूल्स बना के रख दिया गया है। उनसे देखिए मैं बताऊं कि इतनी सारी योजनाएं जो आती हैं, योजनाओं के निर्माण में चाहे उनकी पुनर्समीक्षा में भी उनकी भूमिका नहीं के बराबर रहती है। जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जिनके हाथ में ज्यादा वोट होते हैं, माने सारी जो राजनीति है वोट की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लग गई है। राजनीति दल भी उन्हीं को टिकट देना चाहते हैं जो जुताऊ उम्मीदवार हों, जो कि जाति, धर्म या पैसा या बाहुबल इसके आधार पर सीट निकाल सके। वहाँ कार्यकर्ताओं की पोक्षा भी इसी कारण से होती है। और कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को बदलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि शासन में आने के बाद जो हमारे राजनेता हैं उनके पास सामर्थ्य इस कदर आ जाता है, सामर्थ्य पैसे का भी, सामर्थ्य संपर्क का भी, प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका भी चुनाव जिताने में निश्चित रूप से रहती है, कोई माने या ना माने, क्योंकि राज्य सरकार का ही शासन रहता है। तो कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाता है आजकल के इस युग में कि देखिए आप लोग काम करते रहिए पार्टी के लिए, भले ही आपका उम्मीदवार कोई हो, और उम्मीदवार बदलने का जो है ना ये बहुत कम सिलसिला देश में रह गया है। जैसे उम्मीदवार बनाने का जो मापदंड होना चाहिए
उसमें पहला मापदंड तो ये लोग जिताऊ उम्मीदवार और दूसरा सिटिंग कैंडिडेट का जो रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि 5 बार 7 बार लगातार कई क्षेत्रों से लोग जीतते आ रहे हैं, और वहाँ क्या जो कार्यकर्ता है वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, उन लोगों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस कारण से भी जो कार्यकर्ता निराश होते हैं। मेरी तो सोच ये है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें ये कि निर्धारित किया जाना चाहिए कि 2 बार 3 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। इससे जो दूसरे श्रेणी के, तीसरे श्रेणी के जो कार्यकर्ता है, उनको लगता है कि हमारा नंबर थोड़ा जल्दी आएगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है इस दिशा में सोचने के लिए और कुछ करने के लिए मुझे तैयार नहीं दिखता है। कार्यकर्ताओं की भूमिका सिर्फ चुनाव के समय रखी गई है, और जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनको कुछ ठेके चाहे कुछ कमेटियों में पद देकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास होता है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और देखिए, हम लोग चूंकि बिहार चुनाव के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के विषय पर आज का परिसंवाद भी रखा है। देखिए, कार्यकर्ता बड़ी भारी मन से शुरू में तो विद्रोह करते हैं, लेकिन अंत में कोई दूसरा कोई चारा नहीं देखकर पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं, चाहे जो गठबंधन होता है, उसके साथ जाने के लिए बड़े मन से मजबूर होते हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों नहीं बदलनी चाहिए? हमारे संविधान में ये व्यवस्थाएं भी क्यों नहीं होनी चाहिए कि अब देखिए, बिहार में मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया अन्यथा नहीं लेंगे। 2015 का चुनाव लालू जी और नीतीश जी मिलकर लड़े थे और शानदार बहुमत आया था, और बीच में बताइए जनमत को किनारे रखते हुए, कारण जो भी रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो देखिए, चुनाव में जो रिजल्ट आता है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों, क्योंकि देखिए इससे फर्क पड़ता है। आज मान लीजिए कार्यकर्ता है, जैसे आज जनता दल यूनाइटेड है, पिछले बार मतलब कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़ी थी, तो दोनों जगह जो उनके संयुक्त उम्मीदवार है, उनके कार्यकर्ताओं का भी वोट मिलता है। असली लड़ाई तो क्षेत्र में देखिए कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, और कार्यकर्ता लाठी डंडे के जोर पर भी लड़ते हैं और आपस में मारपीट भी करते हैं। नेताओं में मारपीट नहीं होती है, प्रतिष्ठा का प्रश्न कार्यकर्ता बनाते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो कैडर आधारित पार्टियां भी जो थी ना, उनमें भी अब मतलब कि जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से उनका जो मैं कहूँ रोल होना चाहिए, वो काफी कम होता जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। कहने के लिए हर दल में देखिए चुनाव होते हैं, पहले जिलाध्यक्ष के चुनाव होते हैं, फिर राज्य के होते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन क्या होता है सब कोई जानते हैं। तो कार्यकर्ताओं में निराशा तो निश्चित रूप से है, लेकिन विकल्पहीनता भी है। मैं कह रहा हूँ, आज जैसे मान लीजिए मैं 5 पीढ़ी से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और संघ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये मान्यता रहती है कि मैं भाई भाजपा के साथ रहूंगा। लेकिन अब वैसी बात है नहीं। अब धीरे धीरे बदलाव तो आ ही रहा है, इस बदलाव को मंजूर करना होगा। आज मान लीजिए बिहार में अब नेता लोग ऊपर से मुद्दे निर्धारित करते हैं और जनता भी उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट देती है। जिस दिन तक जनता मुद्दे निर्धारित नहीं करेंगे और नीचे से फीडबैक ऊपर नहीं जाएगा, तब तक अपना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आज का जो ये परिचर्चा है, अलका जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, उमेश जी ने भी अच्छी बात बोली है, काम काफी हल्का हुआ है और पुनः हम लोग अपनी बात को रखेंगे। आज अभी इस मुद्दे पर जो आपने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है मनोज जी। देखिए नेटवर्क बार बार जा रहा है, हालांकि अलका जी उमेश जी हैं, तो मैं बताऊं कि देखिए कार्यकर्ताओं के सामने विकल्पहीनता है। जो लोग 3-4 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलिए एक बार विद्रोह हुआ, लेकिन अंततः चुनाव के दिन जाते जाते वो लोग एकदम अपने पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है, कि क्योंकि अब वो देखे कार्यकर्ता कि देखिए 8 बार 9 बार से लगातार यही व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो रहे हैं और उनकी उम्र भी समाप्ति के तरफ है, तो बदलाव आने से फर्क तो पड़ता ही है ना। ये नहीं आ रहा है, इससे भी कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा वाली स्थिति है। आज मान लीजिए गठबंधन है, इस दल के साथ कल गठबंधन प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे गठबंधन के साथ हो जाए और कार्यकर्ताओं को उनके उम्मीदवारों के लिए लड़ना पड़े, तो बड़ी अप्रिय स्थिति होती है। कि जिनका अभी तक हम लोग विरोध कर रहे थे, चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले गठबंधन हो गया और हम लोग उनका समर्थन करेंगे, तो कैसे करेंगे जिनका अभी तक हम लोग विरोध कर रहे थे। तो स्थिति किस मुंह से करेंगे?
सबसे हाँ, बड़ी नहीं, वो सबसे तो बड़ी बात है कि किस जी मुंह जी से करेंगे। बिल्कुल अलका जी, और करना पड़ता है। और कई बार तो मतलब कि ऐसा लगता है कि अंतर हृदय से आवाज नहीं आ रही है, ऊपर से ही गले के ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब बिहार में भी स्थिति बिल्कुल यही है। और मैं तो कहता हूं ना कि देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी के मुद्दे निर्धारित होने चाहिए और ऊंचे से मुद्दे ऊपर जाने चाहिए। जनता क्या चाहती है वह काम होना चाहिए, चाहे पार्टी लेवल पे हो चाहे सरकार लेवल पे हो। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ, फिर दोबारा बोलने का मौका आएगा तो मैं अपनी बात रखूंगा। मनोज जी, मनोज जी लगता है आउट ऑफ लाइन है अभी। और उमेश जी का भी माइक बंद है। उमेश जी, आप म्यूट कर लिया आपने माइक, ना चालू कर लीजिए उसको। हाँ जानबूझ के किया कि देखते हैं सुने थोड़ा। नहीं नहीं ठीक है, नहीं उससे आवाज का हिसाब नहीं देखते। मनोज जी सवाल पूछे इससे पहले मैं जी बीरेन जी, आपने बहुत अच्छी बात और बड़ी शानदार तरीके से रखी है। मैं थोड़ा सा इसमें देखिए कि एक समानता ढूंढने की कोशिश कर रहा जी हूँ और जी उसमें से जी कंट्राडिक्शन भी बताने की कोशिश करूंगा। जी जी आप बहुत ही लीनियंट हैं, समझ रहे हैं, और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। यह संजोग ही है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और अमेरिका जी में भी हो रहा है। जी बिहार में चुनाव जो हो रहा है, या हमारे पूरे देश में हमने जिस लोकतंत्र को स्वीकार किया है, संसदीय लोकतंत्र को, वह व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। उसमें उसकी बड़ी भूमिका रही है कि एक तरह से कि नीचे से ऊपर तक की बातें जाएंगी। बिल्कुल तो इस बिल्कुल जाहिर है कि नीचे से जाएगी मतलब कार्यकर्ता से बात उठेगी और वो स्तर बाई वो ऊपर उठेगा। लेकिन हम देखिए कि पिछले 3-4 दशकों से जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें साफ साफ संविधान में कहा गया है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल, या लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, सरकार बनाने के लिए कहेंगे। उमेश लेकिन जी होता आपको क्या है कि हाँ 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 चुनाव जो होता है पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित होता है और होता गया है। और जिस व्यक्ति केंद्रित चुनाव की मतलब हम लोग थोड़ा सा दूसरे दर्जे का लोकतंत्र मानते रहे हैं, राष्ट्रपति प्रणाली जिसको कहते हैं हम, जो अमेरिका में जी हो जी रहा जी है। लेकिन वहां देखिए कि दलों का कितना आंतरिक लोकतंत्र है। ये गारंटी नहीं है कि कोई ट्रंप या कोई जे बाइडन बन ही जाएगा अपने पैराटूपर या उमेश जी आपकी ताकत के आवाज दम कट रही पर। है। मेरी आवाज कट रही, अभी जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, हाँ हाँ अब हाँ आ रही हाँ, है, तो आ उसमें रही है। अब ठीक है। हाँ, तो ये अमेरिका में जहाँ संसद एकात्मक प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली है, जहाँ व्यक्ति केंद्रित चुनाव होते हैं लेकिन आखिर में होते हैं, वहां देखिए कि यह गारंटी नहीं है कि कोई जे बाइडन, ट्रंप को तो छोड़ दीजिए क्योंकि उनका दूसरा कार्यकाल है, तो कोई जे बाइडन सीधे सीधे जी आ जाएगा लड़ने के लिए। वहां प्राइमरी चुनाव होंगे और पार्टियां तय करती हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदवार कौन उम्मीदवार होगा। कौन हो। अब जी अपने जी यहाँ जी क्या हुआ है, हाई कमान प्रणाली है, हाई कमान तय करता है कि कौन उम्मीदवार बनेगा और कहां से उम्मीदवार उमेश बनेगा। जी, एक पहले चीज इस हाई कमान की लोग मजाक उड़ाते थे कि पहले जी कांग्रेस में जी केवल हाई कमान चलता था। जी जी जी। और जी देखिए कि जी जो उमेश जी। फिर भी बड़े दल जो हैं, मतलब बड़े दल, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता जी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में तो फिर भी लोकतंत्र है। बाकी सबसे पुराने दल को भी देख लीजिए कि अगर एक खास परिवार से अगर इतर हुआ तो वो बिखरने लगता है, जी या जी वहां कोई नेता स्वीकार्य जी जी नहीं होता। और जिन लोगों ने जी लोहिया जी के नाम पर अपनी अपनी पार्टियां बनाई, जी आचार्य नरेंद्र देव जैसे दार्शनिक के विचारधारा पर बनाई, जयप्रकाश जी जैसे व्यक्ति जी के नाम पर पार्टियां बनाई, वो पार्टियां नहीं है, बल्कि वो पार्टी के नाम पर मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, हाँ हाँ, पारिवारिक व्यक्तिवादी कंपनियां। दल हुआ। 1959 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मात्र 42 साल की, और वो बड़े स्टालवर्ट होते हुए, जो कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ट थे, उन स्टालवर्ट के होते हुए भी अपनी बेटी को जब अध्यक्ष बनाने जा रहे थे कांग्रेस का, तो उस समय जी कांग्रेस में तो महावीर रागी ने विरोध किया ही था खुल करके, डॉक्टर लोहिया ने भी विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि ये आखिर में भारतीय लोकतंत्र को वंशवाद की ओर बढ़ावा देने का काम करेगी ये घटना। और बिल्कुल सही आने बोल रहे वाले हैं उमेश दिनों जी में आप। ये घटना आने वाले दिनों में बढ़ती ही गई है। दूसरी जी चीज जी ये है कि देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा,
क्योंकि ये सब लोग इस दल में हैं। लेकिन मैं जब ये विषय तय हुआ था तो कुछ पढ़ रहा था, फिर से पढ़ा तो पहले भी था, तो मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बात बड़ी जबरदस्त तो लगी और मैं उसको यहाँ कोट करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी और अलका जी और मनोज जी, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सोचते थे, वो उसको लेकर के विश्वनाथ नारायण देवधर जी ने एक निबंध लिखा और मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दल का संगठन करते समय, मैं कोट कर रहा हूँ, उद्धृत कर रहा हूँ, दल का संगठन करते समय पंडित जी मनुष्य निर्माण का कार्य भी करते थे। कार्यकर्ता उनके लिए साधन भी था और साध्य भी। पंडित जी कहते थे कि कार्यकर्ता कोई निर्जीव वस्तु नहीं होता जिसे पोस्टर की भांति उसे जहां चाहा वहां चिपका दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, हमने कार्यकर्ता को पोस्टर से भी नीचे गिरा लिया है और वो हर दल में लगभग ये स्थिति हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे, मैं वीरेंद्र जी की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आवाज कट कट के आ रही है, ये शायद नेटवर्क की दिक्कत है और मुझे लग रहा है आपके यहाँ है, मैं कि मेरे यहाँ अभी आप बोलिए। तो मुझे लगता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कार्यकर्ता साधन ही नहीं है, साध्य भी है। हमने क्या हुआ है नए दौर में, साधन ही बना लिया है कार्यकर्ता को, उसको साध्य नहीं रहने दिया। ये बड़ी गड़बड़ी है। जब तक हम साध्य नहीं बनाएंगे प्राइवेट लिमिट, अच्छा एक चीज और भी, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हाई कमान प्रणाली में थोड़ी छूट मिल भी जाएगी। जो प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेट हाउसेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन हैं, और वो समाजवाद के नाम पर हैं और हर राज्य में देखिए, तो वो जो कारपोरेट प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनसे हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते, जो दीनदयाल जी कह रहे थे कि कार्यकर्ता हमारे लिए साधन ही नहीं साध्य भी है। जिस दिन साध्य हम मान लेंगे तो उस दिन वो परिक्रमा की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आप कह ही रहे थे कि कार्यकर्ता भरे मन से, मैं याद कर रहा हूं, मैंने रिपोर्टिंग करता था सर, तो कर्नाटक की बात मुझे याद है। आ रही है जी मनोज जी, तो मेरे को याद आ रहा है कि उस समय माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी कर्नाटक के प्रभारी थे। जी आपके एकदम, हाँ आपकी आवाज आ रही है और बाकी लोगों तक जा रही है, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कर्नाटक में सरकार बनी, चुनाव हुए थे 1995 2000 की बात है, जब चुनाव हुए थे सन 2000 में, तो उसके ठीक पहले तक येदुरप्पा जी वहां के अध्यक्ष होते थे और वेंकैया जी यहाँ से प्रभारी महासचिव थे, और जम के JH पटेल जो जनता दल की सरकार थी, अब तो वहां भी जनता दल बट गया और अब एक ही जनता दल है, उस सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। और ठीक एक हफ्ते पहले उसी JH पटेल के साथ समझौता हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और मैंने देखा है, मैं दिल्ली के कार्यालय में रिपोर्टर था, तो मैंने देखा है किस तरह से कार्यकर्ता एक तरह से रो रहे थे कि हमने जिसके खिलाफ अभियान चलाया, हम उसके पक्ष में अब कैसे वोट मांगेंगे। और चारों खाने भारतीय जनता पार्टी भी चित्त हुई थी उस चुनाव में, और जनता दल तो जो होना था उसका हुआ ही था। ये आपको बार बार भारतीय राजनीति में ऐसे दृश्य क्यों दिखते हैं? और सवाल ये भी है कि जमीन पर लड़ाई कार्यकर्ता करता है, वो तो दुश्मनी तक मोल लेता है। और दिल्ली या पटना या लखनऊ में बैठे हुए नेताओं के बीच में वैसी दुश्मनियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ कैमरे के सामने, अखबार के रिपोर्टरों के सामने दुश्मनी होती है। कैमरे के बाद अखबार बंद हुआ नहीं, तो दुश्मनी खत्म है। हो सकता है शाम को लंच भी कर रहे हैं और दिन में सत्ता के लिए संघर्ष है, सीधी बात यही है। ये प्रकरण जैसे भी हो, ये संघर्ष सत्ता के लिए है। लेकिन जो इतनी बात तो सर समझ में आ रही है। मनोज जी एक बात और कहना चाहूंगा, मैं गांधी जी को कोट करना चाहता हूँ, कोट नहीं कर रहा हूँ बल्कि याद दिला रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं गांधी जी जब 1945 के बाद कांग्रेस से निराश हो रहे थे, वहां जो चीजें चल रही थी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा था कि मैं इस देश की धूल से फिर नया आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो क्या वो अकेले खड़ा कर रहे थे? दरअसल उन्होंने कार्यकर्ता के निर्माण पर खर्च किया था और वो चाह रहे थे, हालांकि उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं, तो वो उन कार्यकर्ताओं पर उम्मीद पाले थे कि हम फिर से इस देश में बदलाव ला देंगे, इस धूल से बदलाव की आंधी ला देंगे। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे जैसे आजादी के बाद से हमारा जो वक्त बढ़ता गुजरता गया है, हमारी जो राजनीति है
वो सिर्फ समाज केंद्रित नहीं रह करके सत्ता केंद्रित होती जा रही है। आप ठीक कर रहे हैं वीरेंद्र जी, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पूरा साहित्य में बढ़िए तो हम मनुष्य बनाने की बात है, कहीं सत्ता की तो बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा का स्तर और व्यवहारिकता में ये चीजें आ गई हैं, उसमें कार्यकर्ता पिछड़ता जा रहा है। अब यह गारंटी बहुत कम रह गई है कि किसी कमजोर घर का निकला हुआ कार्यकर्ता, चाहे कोई भी दल हो, और किसी कमजोर पृष्ठभूमि से आया कार्यकर्ता, या हो सकता है कि जो खास बिरादरी किसी संसदीय या विधानसभा सीट पर बहुत ज्यादा प्रभावी हो, लेकिन कोई कार्यकर्ता उस इलाके में किसी खास राजनीतिक दल का, उस बिरादरी का ना हो, तो सारी योग्यता, राजनीतिक योग्यता रखते हुए भी वो नकार दिया जाएगा। मुझे लगता नेताओं के कारण ही वैसे लोग आ गए हैं। और आप शायद सब सहमत होंगे कि यह भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय समाज व्यवस्था के लिए और सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भले विचारधाराओं के स्तर पर एक दूसरे से लड़ते हों, और वो स्वाभाविक भी है, घर में भी लड़ाई होती है, लेकिन अंततः हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भारत को बेहतर बनाना। तो हम भारत को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं और इसका असर दिख रहा है। आप देखिए, कार्यकर्ता का एक काम और भी होता है कि जब सत्ता में पार्टी आ जाए तो जो सरकार की नीतियां वो ठीक से कार्यान्वित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस पर निगाह रखना और उसका फीडबैक देना। लेकिन यह भी परंपरा टूट गई है, जो मनोज जी बोल रहे थे, उनको कहां से देंगे? टूट गई है। अब वो जैसे ही सत्ता बन जाती है तो कार्यकर्ता भी एक और भी विरोधाभास है, कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं, अचानक से कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं, आप देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो फीडबैक की प्रक्रिया है, जो एक जाना चाहिए विचार की नीचे से क्या हो रहा है, जनता क्या सोच रही है, वो प्रक्रिया एकदम से थम जाती है। और इसी का असर होता है कि कई बार अच्छा कार्य करने वाला राजनीतिक दल, अच्छा कार्य करने वाली उसकी सरकार भी चुनावों में परास्त हो जाती है। मनोज जी, आप जी सर, यहाँ एक बात पर तो हम सारे लोग सहमत हैं और लगभग अपनी अपनी तरफ से इस चीज की ओर इशारा किए, और ये कम से कम मान लिए कि हाँ, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनको सुना नहीं जा रहा है। फिर यही तो मेरा सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद जो हालात उत्पन्न होंगे, जो स्थिति उत्पन्न होंगी, जैसे आपने कहा कुछ दल तो गिरोह की ओर तरफ चल रहा है, कुछ जो पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है। वहां स्टेक होल्डर होते हैं, कार्यकर्ता नहीं हो रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देना, उसको बंद कर देना, उसको खत्म कर देना, हमको किधर ले जा रहा है? हम वहां ले जाना चाहते हैं। अभी तक जो हमने जो 40 मिनट के चर्चा में, 1 घंटा के कार्यक्रम में, तो उसी बात को घुमा फिरा के हम लोग किए और उस चीज को माने कि हाँ, ये स्थिति, इसमें तो एक मत है और ये पूरे बिहार का अनुभव है। मैं ऐसे कई क्षेत्र को जानता हूं सर, जहां बिल्कुल से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का, और हमको कहने में गुरेज नहीं है, सीधे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उठा के लाया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है। और फिर अगले चुनाव में क्या होता है, किसी दूसरे अपराधी को लाया जाता है, तीसरे को, माने घुमा फिरा के उस क्षेत्र के सारे अपराधी को लड़ा दिया जाता है चुनाव। लेकिन किसी कार्यकर्ता नहीं सर, यहाँ जैसे जिताऊ उम्मीदवार क्या होता है, आप जिस पार्टी के सिद्धांत पर वोट मांगते हैं, मैं भी उसी पार्टी के सिद्धांत, मैं भी दीनदयाल के नाम पर वोट मांगू, मैं भी वाजपेयी, अगर वाजपेयी के नाम पर तुम जीत सकते हो तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूं? यहाँ सीधा सवाल। एक तो आप, ये क्या बात हुई कि जीत सकते हो, चुनाव के पहले कैसे आप जानते हैं कौन जीत सकता है? मनोज जी कौन, मैडम 1 मिनट सुनिए, मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा राजनेता जो चुनाव नहीं हारा है? फिर ये शर्त और ये बंदिश कार्यकर्ताओं पर क्यों होती है? हम ये नहीं चाहते कि हर कार्यकर्ता को आप टिकट दे दें, उसको चुनाव लड़ा दें। उम्मीदवार के चयन में कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उस परिस्थिति, और सिर्फ चुनाव में नहीं, कैसा होगा? चुनाव, हाँ,
अब बड़ा सवाल की ओर आपने, हाँ, कि इसमें ये किधर ले जा रहा है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। अब रोज रोज तो आप हर बात में, अब क्या करता है कार्यकर्ता, एक जो स्थापित दल है उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ या उसके कमजोरी के खिलाफ आंदोलन करता है, फिर अपने मन मुताबिक सरकार बनती है, जलसा होता है, जुलूस होता है, और फिर वहां भी बीमारी पैदा हो जाती है। फिर अब वो नया दल बनाए, क्या क्या करे कार्यकर्ता, तो एक के लिए दरी जाजिम बिछाया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और आप बात क्या करते हो, बात तो करते हो कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आज हमको सुखद आश्चर्य है कि इतने साल के बाद ये पहली बार हुई है कि बिहार में तमाम राजनीतिक दल आज किसान की बात करने लगे हैं, आज खेती की बात करने लगे हैं, आज एग्रीकल्चर फीडर की बात करने लगे हैं। ये कैसे होता है? यह भी किसी कार्यकर्ता के परिश्रम का, उसके पुरुषार्थ का पराकाष्ठा है। नहीं तो ये लोग तो जाति, ये तो आसान चीज है। अब जाति वाला सिम्टम समझिए, मैं जिस क्षेत्र में आता हूं सर, मेरी जाति माइनॉरिटी में है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो आप तो जाति जो बहुमत में उसी को टिकट देंगे और हर पार्टी उसी को देगी, फिर हमारे समाज से कोई कार्यकर्ता कैसे निर्माण होगा? ये तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरह का मैकेनिज्म जो बंद हो गया है, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को अगर शरीर माने तो उसके नसों में दौड़ने वाला, उसके धमनियों में दौड़ने वाले रक्त की तरह होता है। अगर रक्त का प्रवाह रुक जाए तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, और जिस दिन आपका सारा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो जाएगा, जनता को राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनेताओं पर विश्वास खत्म हो जाएगा, तो आप अराजकता की ओर जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो भी हमारे दर्शक श्रोता हैं उनके समक्ष यह प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या होता है सर, आप चले जाइए, झारखंड का एक उदाहरण है कि आप कार्यकर्ता को टिकट डिनाई करते हैं और वो कार्यकर्ता आपके मुख्यमंत्री के चुनाव खिलाफ लड़ता है और जीतता है, आप हारते हैं। आप अपने ही कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं, दरौंदा में निर्दलीय लड़ता है और जीतता है, आपके घोषित उम्मीदवार को हराता है, जनता उसके साथ होती है, और उस कार्यकर्ता की महानता देखिए, वो फिर वापस आप ही के दल में आता है, क्योंकि आप एक ठेकेदारी ले लेते हैं, एक ठेकेदारी ले लेते हैं कि दीनदयाल की बात आप ही करेंगे, लोहिया की बात आप ही करेंगे। तो उस परिस्थिति में जिसका मोह उस विचारधारा के साथ होता है, वो आखिर जाए तो जाए कहां? रोज तो पार्टियां बन नहीं सकती। इस खतरे की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज इस चुनाव के शोर में, जहां हराओ और जिताओ का आंदोलन है, सारे पार्टी लग गए हैं कि किसको हरा। मैं तो इस चुनाव में एक नया सिम्टम देख रहा हूं। इस चुनाव में तो मैं देख रहा हूं कि गठबंधन में जो साथी है वही अपने उम्मीदवार को या उनका उम्मीदवार उनसे विरोध विद्रोह करके निर्दलीय खड़ा है। और मैं कैसे मानूं कि कार्यकर्ता खड़ा है, क्योंकि अभी तक आपने उसको उस दल से निकाला तक नहीं है। वैसे सारे कार्यकर्ता जो कल तक आपके दल और आपके गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ वही खड़ा है, और आप किस अनुशासन की बात हम करें सर? कोई पार्टी का राष्ट्र उपाध्यक्ष होता है जो 65,000 वोट लाता है, राजेंद्र सिंह। मनोज जी 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 मैडम, और आप उसको टिकट नहीं तो आपने जो बात कही ना, जो आपने प्रश्न किया है ना, हाँ, जो आपने प्रश्न किया है ना कि कार्यकर्ता क्या करेगा, कार्यकर्ता क्या करेगा, तो कार्यकर्ता इसी तरह से करेगा। जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, तो वो निर्दलीय खड़ा होगा जब, और ये बात इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जब अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जब कुछ नहीं सोचता है कि अब क्या होगा, उसके बाद ही बहुत कुछ होता है। और जब ये बात आपके मन में आ रही है, मेरे मन में आ रही है, वीरेंद्र जी के मन में आ रही है, इस तरह से बहुत लोगों के मन में जब ये बात आएगी, तो ये जो आपने जो बात कही कि कोई निर्दलीय खड़ा हुआ, सबसे बड़ी बात इसका जो आप कार्यकर्ता, भाई कार्यकर्ता जैसे आपने कहा कि मनुष्य बनाने पे सबका जोर होता था, जो पहले की अगर हम बात करें,
उसमें अब तो उस तरह की बात होती नहीं है। अब तो आप एकदम रोबोट बनते जा रहे हैं, मनुष्यता तो छोड़ दीजिए, है कहीं कहीं पे, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह से रोबोट बन चुके हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कार्यकर्ता है वो एक पहले मनुष्य है। वो जो जिसको आप तैयार करें, जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको तो आप हमेशा ये सिखाते हैं कि भाई तुम कैसे उसको गिरा करके तुम कैसे उठ सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो किताबी बातें तो अलग, अब तो किताब में भी बहुत सारी उस तरह की चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं। तो वो जब मनुष्य ही सही नहीं बनेगा, जब उसमें छल प्रपंच और सारी चीजें होंगी, तो निश्चित रूप से आपको राजनीति में कोई मंगल ग्रह से तो कार्यकर्ता या लोग या जिताऊ नेता या कोई कहीं से तो आएगा नहीं। आपका समाज जब इतना ज्यादा बिखर रहा है, खंडित हो रहा है, या उसके पास अपने आपने जो रक्त और धमनियों की बात की है ना, तो आज तो मनुष्य के शरीर में खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, ये भी सवाल है, सोचने वाली बात है ये। क्योंकि आप जब संवेदनशील नहीं है, आपको बात समझ ही, मतलब कि आप जैसे आपने बात कही कि वो मंत्री से जब मिलने जाते तो कहते हैं कहाँ से आए हो भाई, कौन हो, मतलब वो भूल जाते हैं कि ये कौन आदमी है जो आपके साथ सारी चीजें करता है। तो ये आप ये सोचिए कि इसी में से आपका प्रश्न का उत्तर जो है ना वो इसी में से निकलेगा कि जैसे आज लोग कुछ निर्दलीय खड़े हुए हैं, हो सकता है कल को कुछ बिल्कुल नई पार्टी बनेगी, हो सकता है हर दिन नई पार्टी बने, ये बनेगी। ये मनुष्य जो है ना वो बहुत, और नाखून बढ़ जाने पे उसको काटा जाता है, उसको बढ़ता नहीं छोड़ दिया जाता है। तो इसी में से कोई निकलेगा। जयप्रकाश नारायण निकले, वो क्यों निकले, उन्होंने भी तो कुछ देखा होगा ना कि जिस चीज के लिए हम लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी कोई लेफ्ट राइट की पार्टी हम नहीं कह रहे हैं, जो जयप्रकाश नारायण निकले और उन्होंने जो लोगों को सब कुछ जोड़ा वो सिर्फ इसी बात का था, और ये एक विद्रोह था, माने विरोध था। और जब विरोध बढ़ जाता है तो आप देखेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति 10 बार 9 बार कैसे सांसद विधायक, क्यों भाई, मतलब मुझे तो ये उस नेता पे नहीं और उस कार्यकर्ता और उस पार्टी पे नहीं समझ में बात आती है, मुझे तो वहां के लोगों पे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों नहीं करते हैं कि नहीं हम मतलब कि वो अपना क्यों नहीं प्रतिकार करते हैं। वो आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम भी क्षेत्र में घूमते हैं और बिहार के भी चप्पे चप्पे पे घूमे हैं, चाहे बगहा हो, बेतिया हो, सिवान, छपरा, सारण, सब जगह, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सब जगह। क्या है कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है भाई? और कार्यकर्ता बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टिकट के लिए कार्यकर्ता बने, सबको तो टिकट मिल नहीं सकता है। एक जिले में बहुत 5 समझ लीजिए कि 25,000 कार्यकर्ता हैं, 25,000 को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको मिलेगा, जिसको भी मिले, वो कम से कम व्यक्ति सक्षम तो हो, वो आपकी बात को संसद में, विधानसभा में रख तो सके कम से कम। ये यहाँ पे दिक्कत आती है। दिक्कत ये नहीं कि टिकट किसको मिल रहा है, मिले किसी को भी टिकट, हम अगर योग्य नहीं है हमें नहीं मिले, आप योग्य हैं आपको मिले, लेकिन आप हमारी बातों को रखिए सरकार के सामने। और जब समाज मजबूत होगा ना, नहीं समाज जब मजबूत होगा ना, आप इस बात को फिर समझिए। इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे है कि आपके समाज को जो है ना वो एक बार फिर मिल बैठ के विचार करके, वो जो क्या बरगद के नीचे, पीपल के नीचे चौपाल जो लगती थी ना, वो ऐसे ही नहीं लगती थी। व्हाट्सएप पे आप कुछ भी मैसेज कर दीजिए, लगता है कि सबसे मूर्ख हम ही हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी हम इस मैसेज को पढ़ के उठ जाएंगे। नहीं, वो फिर कीजिए, बैक टू विलेज हम जिसको कहते हैं ना, आप लौटिए। तो ये कार्यकर्ता वाली बात। और दूसरी बात ये, और जो वीरेंद्र जी कह रहे थे जिताऊ कैंडिडेट, कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं। कल अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ, मुझसे ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है? तो सिंबल जिसके साथ है वो जिताऊ है। जिताऊ को आपको लाना पड़ेगा ना, ढूंढिए। आप किसी एक ही एमएलए बनेगा ना कोई, लेकिन वो एमएलए तो एमएलए के लायक हो ना। हम तो बिल्कुल खुले तौर पे कहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, लेकिन आप लाइए तो उस व्यक्ति को। अरे ऐसे नेता को लाइए ना जिसके सामने सर झुके, लगे कि हाँ बिल्कुल ये व्यक्ति है कुछ जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, जिले के लिए, गांव के लिए कुछ तो करेगा। ये सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, अपने परिवार के लिए नहीं करेगा, और एकदम अपने लिए तो करेगा, 7 पीढ़ियों तक के लिए तर जाए उनकी पीढ़ियां। इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं। और आपके सवालों का जवाब इसी में है कि जब ज्यादा अंधेरा हो जाता है, हर जगह बेचैनी है, बिहार इलेक्शन में भी सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अंदर तो मन में है ना लोगों के। तो ये जब फूटेगा, ये जब गुब्बारा फूटेगा तो कहीं ना कहीं ये अपना रास्ता लेगा, चाहे किसी तरह से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 5 साल में एक बार इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। हमेशा क्यों नहीं ये सब चीजें होती हैं कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी एक तो योग्यता भी तय करनी पड़ेगी। ये जो चुनाव आयोग है, इनको भी एक योग्यता तय करनी पड़ेगी कि हाँ ये
होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि नहीं, वो बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं, बहुत सारे एमएलए ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग एकदम हट जाते हैं। इस वसुंधरा पे, इस धरा पे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं। दिक्कत तो ये भी है ना। और कार्यकर्ता होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ करने की आजादी मिल जाती है। लोग तो इसलिए भी होते हैं कि फलाने पार्टी से जुड़ जाएंगे, हमें कोई छुएगा नहीं, उस पार्टी से जुड़ जाते हैं, हमारा ये काम हो जाएगा। तो सबको सोचना पड़ेगा, कार्यकर्ता को भी, पार्टी को भी, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि पार्टी कहाँ जा रही है और पार्टी को कहाँ ले जाना है। अगर आपको भारत को बदलना है, देश को बदलना है, सारी चीजें तो सब कुछ, और नीचे से चीजें ऊपर आनी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। ऐसा ध्यान में आता है मैडम। और जैसा कि आपने बताया कि आप काफी सारे क्षेत्रों में घूमी हैं, ऐसा यह अनुभव आता है कि ज्यों ही कोई आदमी चुनाव लड़ता मनोज जी की आवाज चली गई। ऐसा है कि अच्छा, मनोज जी की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको बीरेन जी बोल, बीरेन जी को बोलने दीजिए अलका जी। ऐसा है कि बिहार के संदर्भ में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि देखिए, एमएलए तो एक ही बनना है, 243 एमएलए बनने हैं, लेकिन जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है कि दूसरे राज्यों में वो भी पार्टी बेसिस पर होते हैं। यहाँ होता क्या है कि जो कार्यकर्ता बहुत मेहनत करके किसी को एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, जब उसकी बारी आती है निचले पायदान पर चुनाव पर कुछ हासिल करने की, तो वहां आप दल विहीन चुनाव कराते हैं। कई राज्यों में ऐसा होता है अलका जी, जो आपका प्रश्न था कि एक ही आदमी बनेगा। कई राज्यों में ये परंपरा है और ऐसा है, और बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को हम लोगों ने भी यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लिखा है कि यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो भी मतलब कि राजनीतिक सिंबल पे क्यों नहीं हो सकते। उससे होता क्या है कि ये लोग जो एमएलए एमपी होते हैं, जो निचले कार्यकर्ता होते हैं, जो वार्ड लेवल पे काम करते हैं, नगर लेवल पे काम करते हैं, उनको वैसा कोई अधिकार तो मिल नहीं पाता है। मिल भी पाता है तो बैकडोर से वो लोग अपने सामर्थ्य के बल पे लेते हैं। उस समय ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कई वार्ड में ऐसा भी होता है कि कार्यकर्ता भी आपस में लड़ जाते हैं। तो एक तो ये परिपाटी होने से कार्यकर्ताओं का महत्व निश्चित रूप से बढ़ेगा और पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएगी। और होता देखिए वही है कि जीतने के बाद वो लोग कहते हैं कि अब हमारी पार्टी का बहुमत नगर परिषद में या कारपोरेशन में हो गया। तो दावा लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन समर्थन देने के लिए उस समय नहीं आते हैं। तो एक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका महत्व बढ़ाने के लिए वहां भी दलीय आधार पर चुनाव हो तो ये बहुत फायदेमंद होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, आखिर कार्यकर्ताओं का महत्व तो बढ़ना चाहिए। ये लोकतंत्र की भी मांग है, हमारे संविधान की भी बात है। अब ये कैसे बढ़ेगा, एक ये प्रश्न है, इसका निदान निकालना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल जो है ना, हर जगह कुछ लोग हर दल में हावी हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस ढंग की बातें हों। इसके बुद्धिजीवियों को, चुनाव आयोग को, अब तो मैं कहूंगा कि न्यायालय को इस पर चिंतन करना होगा कि भाई लोकतंत्र की सलामती के लिए ये बदलाव अगर नहीं आएगा तो देश बहुत बड़े एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। एकदम हर व्यवस्था, हर निर्णय जिस तानाशाही ढंग से लिया जा रहा है, जैसे पहले कांग्रेस में लिया जा रहा था तो भाजपा आई, भाजपा में लोकतंत्र शुरू में नजर आ रहा था। अब है कि जो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार चाहे जिसकी भी आए, निर्णय लेने वाला हमको तो लग रहा है कि कुछ देश से भी बाहर के ही लोग नजर आते हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखता नहीं है। मैं तो व्यापारी हूं और व्यापारी लोग मूलतः एकदम जनसंघ से और भाजपा से जुड़े हुए रहे, हमेशा सपोर्ट किए। लेकिन मैं निश्चित रूप से, भले लोग इसको स्वीकार करें या नहीं करें, देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, यहाँ का उद्योग सबसे बड़े संकट से आज गुजर रहा है और इसके पीछे निश्चित रूप से सरकार की नीतियां ही जिम्मेवार है। कांग्रेस के राज्य में तो देखिए छोटे मोटे जो उत्पादन थे
वो घरेलू और लघु उद्योग के लिए वो लोग रक्षित रखा था कि बड़े उद्योग नहीं बना सकते हैं। अब तो देखिए बिरला, टाटा, रिलायंस सब्जी बेच रहे हैं, वो बेचारे ठेला वाले क्या करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नीति निर्धारक तत्व है, चाहे जो होना चाहिए, अब देखिए मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ जो समीचीन है, इसलिए बता देता हूँ कि कार्यकर्ता बेसिस से मैसेज ऊपर कैसे जाता है। मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और वहाँ रिलायंस फ्रेश ने सब्जी बेचना शुरू किया था, तो सारे सब्जी के ठेला वालों ने रिलायंस फ्रेश के सामने ले जाके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो निचले कार्यकर्ताओं से गया कि भाई हमारे तो ये वोट बैंक हैं। तो मायावती जी ने एक झटके से रिलायंस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि आप सब्जी नहीं बेच सकते, फल नहीं बेच सकते। बहुत बड़ा मैसेज गया था उससे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक ऊपर जाता है वो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन कई दलों में, अधिकतर दलों में ये क्या है कि कार्यकर्ता ये समझते हैं कि नहीं, ऊपर की जो नीति है सही है या गलत है, उसका हमको समर्थन ही करना है। ग्राउंड लेवल पे उसकी रियलिटी क्या है, ऊपर भेजने से क्या तो कोई लाभ नहीं है या ऊपर सोचना नहीं है। एक जैसे फेसबुक की आपने चर्चा की, एक पोस्ट आ जाता है और सबको उसको शेयर करना है, कितना कोई ज्यादा शेयर करता है बस यही हम लोग देखते हैं। उसमें सच्चाई है, गलत है, सही है, इसका मतलब कि कोई मतलब हम लोग नहीं रखते। तो कार्यकर्ताओं का महत्व जब तक नीति निर्धारण में, और मैं तो कहता हूं कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भी क्यों नहीं सुना जाना चाहिए उनके बारे में। अगर उनसे सुनेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और आज तो चुनाव के पहले ही हम लोग हर चीज डिसाइड कर लेते हैं। आज कोई पैराशूट प्रत्याशी आया, दूसरे दल का आया, उसको हम लोग टिकट दे देते हैं। क्या करेगा कार्यकर्ता बेचारा, मन मसोस के रह जाता है। और निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ ना कि बदलाव बहुत जरूरी होता है। मनोज जी वीरेंद्र बाबू, हम लोग थोड़ा समय में ज्यादा समय हो भी चुका है। 9 बजे जा रहा है। जी एक अंतिम एक दूसरा सवाल, एक और जल्दी से उस पर त्वरित आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता दो तरफा काम करता है। एक तो वो सरकार या अपनी पार्टी के नीतियों का, उसके कार्यक्रम का, उसके सिद्धांत का प्रचार जन जन तक करता है, घर घर तक करता है। दूसरी ओर जब वो जाता है उसके साथ सामने, तो उसको वो उस क्षेत्र की समस्या का भी पता चलता है। उसको यह भी पता चलता है कि सरकार का उस महत्वाकांक्षी योजना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरफ हो रहा है। मैं यहाँ इस बार को पूरे जोर के साथ उठाना चाहूंगा इस चैनल पर कि मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस देश में भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा, मैं फिर दोहराता हूं, भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही। आप नीतियां बना देते हो, कार्यक्रम घोषित कर देते हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसका फीडबैक लेने का कोई सिस्टम नहीं है। वो आप ले आते हो 7 निश्चय, लेकिन उस 7 निश्चय का क्या हश्र है जमीन पर। आप सबके लिए आवास योजना, सबके लिए आवास योजना है, और जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर हर उस आदमी को जो उस योजना में लाभान्वित होता है, ये कहने में हमको थोड़ा भी गुरेज नहीं है, उसको 25,000, 30,000, 35, अब आप बोलिएगा इसको साबित करो। नहीं, ये खुला हुआ सत्य है, ये खुला हुआ सत्य है। जज जान रहे हैं, पुलिस जान रही है, डीजीपी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जान रहे हैं। और आश्चर्य तो तब होता है मैडम, एक हम लोग के यहाँ पूरे देश में चलता है सांसद निधि और विधायक निधि, और सांसद निधि जी सांसद निधि और विधायक निधि में सरकार की एजेंसियां काम करवाती है। उसमें सांसद और विधायक एक दूसरे को कहते हैं कि आपको कितना % लगता है, तो एक कहता है कि मेरे यहाँ 10% लगता है और मेरे यहाँ 15% लगता है। हमको लगता है कि तुमको नाली के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सरकार का पैसा, सांसद का फंड, विधायक का फंड, और उसी का ऑफिसर 10% और 15% लेता है। और आज तो मैं देख रहा हूं कि जो भी राजनेता आज पैदा हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द राजनीतिक सैद्धांतिक बात करने वाले कार्यकर्ताओं का अकाल होता जा रहा है।
उसका अकाल होता जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके इर्द गिर्द ठेकेदार और इस तरह के लोगों का जमावड़ा बनता जा रहा है। हम, जैसा कि इस चर्चा में अभी शायद आप बोले या उमेश बाबू बोले कि हम एक अराजक स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम एक अराजक स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये कहां जाएगा? एक आशावादी अलका सिंह जी थी कि वो अपने स्वतः हो जाएगा, कुछ रास्ता निकल जाएगा। ऐसा होता नहीं है मैडम, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं सारे बुद्धिजीवियों का आह्वान करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल के, राजनीतिक दल और कार्यकर्ताओं का एक काम लोक शिक्षण भी होता है, लोक जागरण भी होता है। हम ना चुनाव लड़े, ये सही बात है, लेकिन जिस खतरे की ओर हम बढ़ रहे हैं उससे आगाह तो करेंगे, उसको रोकेंगे तो, उसको बताएंगे तो। नहीं लड़ना है हमको चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो बोलते हो तो हमको शुद्ध पीने का पानी कब मिलेगा ये तो तुम बताओगे, और इसकी बात तो हम करेंगे। कौन उम्मीदवार होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, कैसा उम्मीदवार होगा ये तो मैं बताऊंगा। इस तरह से मैं तो देख रहा हूं कि सारे बड़े नेता, और खास करके कोरोना में तो इस बार बहाना भी रहा, अपने आप को इस संचार के युग में भी संवादहीनता एक खतरनाक स्थिति को, एक खतरनाक मंशा की ओर इशारा करता है। और ये केवल एक दल में नहीं था। दूसरी बात है कि कुछ पार्टी में कार्यकर्ता तो शीर्ष पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। आप कांग्रेस का बात ले लीजिए, आप एलजेपी का बात ले लीजिए, आप राजद का बात लीजिए। अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ एक पार्टियां में तो कम्युनिस्ट में है या बीजेपी में है, वहां कम से कम उम्मीद है कि एक कार्यकर्ता ऊंचे पद तक जा सकता। लेकिन क्या चुनाव आयोग को या किसी भी संवैधानिक संस्था को या किसी भी सिटीजन फोरम को इसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए? तो इसी नोट के साथ मैं एक त्वरित टिप्पणी के, जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क एक एक लाइन में सबसे पहले शुरू करते हैं सर आपसे, वीरेंद्र जालान जी। मनोज जी देखिए, मैं बता दूं कि आम जनों को, बुद्धिजीवियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब उसमें वे गुरेज करते हैं तभी ये स्थिति सामने आती है। और मैं बोलूं कि जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी, उस पर जो सत्ताधारी दल है या विरोधी दल है, मैं तो कहता हूं यहाँ तक कि विरोधी दल के अलावा जो बुद्धिजीवी है, सामाजिक संगठन है, उनको भी हर योजनाओं के बारे में अपना फीडबैक खूब अच्छे ढंग से बना के प्रशासनिक पदाधिकारियों को और राजनेताओं को, सरकार को भेजना चाहिए। ये बिना सोचे बिना कि उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अब तो देखिए मीडिया भी इसको अच्छे ढंग से उठाती है। कम से कम हम लोग जब लिखेंगे तो मैंने तो देखा है कि लिखने का असर तो होता ही है, भले चूंकि मीडिया उसको उठाती है तब असर होता है। तो कार्यकर्ताओं को अपनी बात निश्चित रूप से रखनी चाहिए। जब आप बार बार रखेंगे, अब जैसे इतनी सारी योजनाएं जो इस सरकार की आई थी, वो योजनाओं की धरातल पे स्थिति क्या है? अब जैसे कोविड काल की चर्चा हुई, 10,000 रुपया रिक्शा ठेला वालों को जो देने की योजना आई, उसमें इतने लेकिन परंतु लगा दिए गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसके बारे में अभी तो देखिए लिखने पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कोविड के नाम पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव तो हो ही रहा है। लेकिन तभी भी बुद्धिजीवियों को निराश नहीं होना चाहिए, अपनी भूमिका निभाते रहनी चाहिए। बस मेरी यही बात। जी बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल को हम लेके जाते हैं अलका सिंह के साथ कि हमको लगता है कि कहीं नहीं कहीं हम इस चर्चा के माध्यम से एक सार्थक निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, ताकि कुछ उम्मीद बना रहे। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वीरेंद्र जी ने भी ठीक कहा। और मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि तू भी अपने खेत में मुझको भी था काम, है ना, तू भी अपने खेत में मुझको भी था काम, और हम दोनों के बीच का राजा पड़ गया नाम। तो वीरेंद्र जी ने, हाँ बिल्कुल, हम दोनों के बीच का राजा पड़ गया नाम। तो तू भी अपने खेत में और मुझको भी था काम। मैं अपने ऑफिस में हूँ, वो अपने वहां पे हैं, वो कहीं बस।
पे हैं, तो जब सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहे, अपनी अपनी जगह पे हैं, सिर्फ मुझे अपने लिए काम करना है, बस मेरा और मेरा, मैं और मेरा परिवार, थोड़ा ज्यादा हुआ तो मेरा पड़ोस, मेरा मोहल्ला, इस तरह से बात नहीं चलेगी। और जैसा कि आपने फीडबैक की बात कही, अगर हम बीमार होते हैं और हमें डॉक्टर 10 दिन की दवा देता है, हम 4 दिन बाद अगर ठीक हो जाते हैं तो हम बाकी के 6 दिन दवा नहीं लेते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। इन प्रैक्टिकल चीज के साथ ही आप उस चीज को बढ़िए। और मैंने ये नहीं कहा कि हर चीज, कोई चीज अपने आप से हो जाएगी, बिल्कुल अपने आप से नहीं होगी, कोई चीज अपने आप से नहीं होगी, आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं ना, ये 24/7 चलने वाली चीजें हैं। जब आप फीडबैक की बात करते हैं, आप लिखिए ना, लिखने से बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुराई गुड़ाई सब तो करनी पड़ेगी ना आपको। या हम और आप ये सोच रहे कि नहीं, बीज हमने बो दिया, रोप दिया और वो अपने आप एक वट वृक्ष बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। पानी देते रहना पड़ेगा। हर एक को, कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता क्यों, समाज के जितने भी लोग हैं, वीरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग, आपके जिनके पास समय है वो अपना समय दे, जिनके पास धन है वो धन दे। अगर मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ और मुझे अगर आर्थिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, तो क्यों नहीं मुझे कोई सपोर्ट कर सकता है। समाज ऐसे नहीं चलता, समाज को अलग लेके जाएंगे, राजनीति को अलग लेके जाएंगे, बिजनेस को अलग कर देंगे, व्यापार अलग हो जाएगा। जी नहीं, समेकित रूप से और पूरे समन्वय के साथ, ठीक है ना। ये सब जब चीजें जुड़ेंगी ना, क्योंकि ये एक चीज का नहीं है, ये पूरा शरीर है, ये देश पूरा शरीर है। राजनीति और ये सब चीजें इस देश को चलाने के लिए है। और निराश होने की, क्योंकि मैं तो भाई ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुझे ये पता है कि अगर जिस दिन जब ये चीज लगे कि नहीं अति हो गई है, तो अति के बाद जो है ना, वो आप बिल्कुल मानिए, जब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा तो सूरज भी निकलेगा, और निकालने वाले हम ही लोग होंगे। इसको भी बहुत अच्छे से ये कीजिए। आप है, जब आप में जब इतनी बातें आती हैं, हम जब ये चीज सोचते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग मिल बैठ करके बात करते हैं। और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता है। हम लोग मिल बैठ के जी, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और समाधान निकलेगा। इसी कंक्लूडिंग नोट पर यहाँ से भी जब इस कार्यक्रम को भी, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन का भी जो कार्यक्रम है, एक कम से कम एक व्यक्ति सुन रहा है अगर है, तो वो सोच तो रहा है कि अच्छा ये मेरे जैसे ही बोल रही हैं, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे मन की बात है वो ये कह रही हैं। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज आता है। और आप ये नहीं कि नहीं स्थिति बहुत बेकार हो गई है, क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, स्थिति बिल्कुल जो है वो हम सब जानते हैं, वो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, उमेश जी, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसी स्थिति में से जो है ना, वो आपको अमृत निकाल करके लाना है, और सब लोग करेंगे, हम सब मिलकर। बिल्कुल जी। अब चूंकि आज थोड़ा ज्यादा समय भी हो गया, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहा, और क्षमा प्रार्थना के साथ अंत में उमेश चतुर्वेदी को कि आखिर आपके निगाह में रास्ता क्या है। एक जो वीरेंद्र जालान जी का और अलका सिंह जी का जो पॉजिटिव रुख रहा कि अगर हम लोग सतत प्रयास करें, लिखते रहें, बात को उठाते रहें, फिर बात वही आती है कि संवाद करते रहें, आवाज उठाते रहें। हम दिनकर के वंशज हैं, चुप कैसे रह। बिल्कुल लिखिए। वाणी पर इतना अंकुश हम कैसे सहते, हम दिनकर के वंशज हैं, चुप कैसे रहते। बिल्कुल जी। तो मैं कुछ और उमेश चतुर्वेदी जी, मैं थोड़ा सा रिमार्क, मैं इसमें 2-3 बातें छोटे छोटे जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये है कि सिर्फ हम लोग राजनीति को जो दोषी मानते हैं ना भ्रष्टाचार के लिए, और कार्यकर्ता को जो उपेक्षा की बात है, उसमें एक चीज ये है, मैं बार बार इसको ध्यान दिलाना चाहूंगा, और ये जब भारतीय लोकशाही की कल्पना की गई थी, इसीलिए लोक सेवा आयोग बने थे। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो लोकशाही नहीं बन पाई है। जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, जो कार्यान्वित करने वाली जो अथॉरिटी है, जो अधिकरण है, जो व्यवस्था है, वो सही मायने में लोकशाही नहीं बन पाई है, बल्कि वो नौकरशाही है, और वो सबको नौकर समझती है। और दुर्भाग्य ये है कि भारतीय राजनीति जो है
चाहे किसी भी दल की हो, जैसे ही सत्ता में आती है तो नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा करने लगती है, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने लगती है। मुझे लगता है कि नौकरशाही पर भरोसा करिए, करने की जरूरत भी है, लेकिन उसको निरंकुश होने देने लायक भरोसा मत करिए। आज मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ में सिर्फ राजनीति सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि वो जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस तरह से उत्तरदायी नहीं है। उस पर भी लगाम लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि राजनेताओं की भी एक जिम्मेदारी है को ब्यूरोक्रेसी पर को निरंकुश न होने दें। एक दूसरी चीज ये है कि हमें बोलना चाहिए, तो बोलने में भी आजकल एक परंपरा आ गई है, थोड़ी सी बदलाव आ गया है। बोलना होना चाहिए समीक्षा की तरह, सम्यक इक्षणा, जो सब पर बराबर दृष्टि डाले। हम बराबर दृष्टि नहीं डाल पाते हैं, इसलिए ये जो स्थितियां हैं वो चीजें बिगड़ रही हैं। मुझे लगता है कि चाहे कहीं भी हो, एक सम्यक इक्षणा की अपनी व्यवस्था हम जरूर विकसित करें, अपनी एक दृष्टि जरूर विकसित करें। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा, जो आप मनोज जी कहे थे उसमें थोड़ा जुड़ना था, वो नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाया। भारत में लोक जागरण की जो बात थी, इसकी बड़ी शिद्दत से इसकी जरूरत को महसूस किया था सुभाष चंद्र बोस ने। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर हमें आजादी मिली तो हम तत्काल लोकतंत्र लागू नहीं करेंगे, हम लोकशाही नहीं लागू करेंगे, पहले हम लोक जागरण करेंगे, लोगों को इतना ट्रेंड तो करेंगे, इतना प्रशिक्षित करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर निरंकुश न होने देने के लिए एक लगाम, उस पर ज्यादा राजनीतिक निर्भरता नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं बल्कि उनको आगे लाने की प्रक्रिया, और इसके लिए आंतरिक लोकतंत्र हर दलों में होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लोक जागरण होता रहेगा, सम्यक इक्षणा की दृष्टि जब लोगों में विकसित होगी, मुझे लगता है जो अलका जी कह रही हैं कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और एक अंतिम बात, कंक्लूडिंग बात कह के मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए विदा लूंगा कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन इस विषय को और इसके परत दर परत को और खोलने के लिए आगे भी कार्यक्रम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद सबको। नमस्कार। आप लोगों के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। जनरली टीवी डिबेट से डर लगता है कि एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अलका जी, उमेश जी, धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, सबको धन्यवाद।